नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा में। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी विष के दांत। कभी सोचा है कि समाज में कुछ लोगों के लिए नियम अलग और दूसरों के लिए नियम अलग क्यों होते हैं? आज हम हिंदी की एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी विष के दांत के जरिए इस सवाल के तह तक जाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के गहरे तक बैठे भेदभाव और संघर्षों का एक आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेन परिवार के घर से, जहां एक अजीब सा पाखंड है। एक तरफ उनकी बेटियां, जिन्हें एकदम कठपुतली की तरह रखा जाता है। सलीके से रहो, ये मत करो, वो मत करो। 5 बेटियों का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। दूसरी तरफ सेन साहब का लाडला बेटा कासू है। चूंकि सेन साहब बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने बेटे को खोखा कहकर पुकारते हैं। खोखा का अर्थ बंगाली में होता है बेटा और खोखी मतलब बेटी। खोखा अपने पिता की आंखों का तारा है, क्योंकि 5 बेटियों के जन्म के बाद सेन साहब नाउम्मीद हो गए थे। नाउम्मीदी की इस पृष्ठभूमि पर जन्म हुआ था खोखा का। खोखा अपने घर के नियमों का अपवाद बन गया, अर्थात बेटियों के लिए नियम अलग और बेटों के लिए अलग। ये जो दोहरा मापदंड है ना, यही इस कहानी की जड़ है। अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर अमीर सेन साहब से। उनकी 2 दुनिया है। एक वह जो बाहर वालों को दिखाई देते हैं, रुतबे और शान वाली, और दूसरी वह जो इनके घर के अंदर विरोधाभास से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है सेन साहब के घर के बाहर बरसाती में लगी चमचमाती काले रंग की गाड़ी से, जिसका नाम स्ट्रमल इंड है। सेन साहब ने इस गाड़ी को 7500 रुपये में खरीदा था। गाड़ी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे मानो काली कोयल अपने घोंसले में बैठी हो, और इस चमचमाती गाड़ी के पास मदन नाम का एक लड़का आता है और गाड़ी को निहारने लगता है। इस मदन का उम्र उतना ही है जितना कासू का उम्र रहा होगा, यानी 12 से 13 वर्ष। मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल सेन साहब की कंपनी में क्लर्क के पद पर अपना काम करता है। यह मदन जो है अपनी कहानी का हीरो है। मदन, कासू नहीं, मदन, वो अपने कहानी का हीरो है, यानी नायक है। मदन जब सेन साहब की गाड़ी के पास खड़ा होता है तो सोफर यानी ड्राइवर जो है मदन को धक्का दे देता है। धक्का इस भाव से देता है कि तू यहां क्या कर रहा है, चल निकल। धक्का देने से मदन का घुटना छिल जाता है तो वह रोते हुए अपने घर चला जाता है। इस समय सेन साहब अपने कुछ मित्रों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। मित्रों में से एक अखबार नवीस था। वह अपने बेटे के साथ आए थे। सेन साहब अखबार नवीस के बेटे की तरफ देखकर पूछते हैं, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? पत्रकार का जवाब आता है, पहले तो मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा, बाकी आगे उसकी मर्जी। इस बात से सेन साहब जल भून जाते हैं और ऐंठ कर बोलते हैं, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इसीलिए तो अभी से एक बढ़ई को प्रशिक्षित करने के लिए ट्यूशन भी दिलवाता हूं, यानी अपने बेटे को प्रशिक्षण भी दिलवाता हूं ताकि औजारों पर उसका जो हाथ है वो बैठ जाए। अखबार नवीस को यह बात बड़ा ही मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन सेन साहब के मुख पर खुशी देखकर कुछ नहीं बोल पाते। तभी घर के बाहर झगड़ा होने की शोर सुनाई देती है। सेन साहब बाहर आते हैं, तब देखते हैं कि मदन की मां सोफर से झगड़ा कर रही है। सेन साहब ऊंचे स्वर में पूछते हैं, क्या हो रहा है यहां? सोफर झट से बोलता है कि साहब, यह बच्चा गाड़ी को खरोच देता, इसीलिए मैंने इसे बस दूर रहने को बोला। इसी बात के लिए यह झगड़ा करने आई है। मदन की मां बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। सोफर ने सिर्फ दूर जाने को नहीं कहा, बल्कि धक्का भी दिया था, जिसके कारण मेरे बेटे के घुटने छिल गए हैं। सेन साहब गुस्से से मदन की मां की तरफ देख रहे थे। इस कारण मदन की मां सहम कर मदन के घाव आंचल से पोंछते हुए घर चल देती है। कुछ देर बाद सेन साहब अपने मित्रों को विदा करने के लिए बाहर निकलते हैं तो पत्रकार साहब पाते हैं कि उनकी गाड़ी के पिछला चक्का का हवा ही नहीं है। सेन साहब सोफर को हवा भरने के लिए कहते हैं और यह भी बोलते हैं कि यह पक्का खोखा का काम है। तभी सेन साहब के गाड़ी की बत्ती के शीशा टूटने की आवाज आती है। हर कोई उसके तरफ दौड़ा।
पता चला कि खोखा ने गाड़ी के बत्ती वाले शीशे तोड़ डाले हैं। सेन साहब को इस बात के लिए गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह खुश होते हैं और आनंद से भरकर अपने मित्रों को कहते हैं, देखा आपने, इसकी काबिलियत देखी, यह तो बिल्कुल इंजीनियर के जैसा जिज्ञासु है। यह बत्ती कैसे जलता है, इस बात को जानना चाहता होगा मेरा बेटा। अपने बेटे की शरारत को भी टैलेंट घोषित कर देते हैं सेन साहब। अपने बेटे की शरारत को भी टैलेंट घोषित कर देते हैं सेन साहब। शाम होने पर सेन साहब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं और अपने क्लर्क गिरधर लाल को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बदमाश हो गया है, उसे अपने नियंत्रण में रखो। गिरधर लाल जी साहब कहते हैं। गिरधर लाल का जीवन सेन साहब के हुक्म और उनके बनाए गए नियमों पर चलती है, इसलिए रात में घर आने पर गिरधर लाल अपने बेटे की पिटाई करता है। चीख की कातर ध्वनि सेन साहब के शयन कक्ष यानी सोने के कमरे तक पहुंच जाती है। रोने की आवाज से सेन और उनकी पत्नी को नींद नहीं आती, इसलिए सेन की पत्नी मदन को कोसते हुए बुदबुदाती है। तो सेन साहब कहते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और बदमाश बनते हैं। आज मदन मारपीट खाएगा तो आगे चलकर सुधर जाएगा। मदन के लिए मार खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पिट जाता है, लेकिन अब असल टकराव की बात शुरू होती है। एक तरफ सेन का बेटा कासू गाड़ी को तोड़ देता है तो भी समस्या नहीं होती, लेकिन मदन को सिर्फ छू देने से समस्या सेन साहब को होने लगी थी। जब एक तरफ इतना घमंड हो और दूसरी तरफ सुलगता हुआ गुस्सा, तो जाहिर है टकराव तो होना ही था। एक दिन की बात है, खोखा अपने चार दीवारी के बाहर गली में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र लट्टू से खेल रहे बच्चों पर पड़ती है। खोखा का मन भी मचल जाता है। एक हंस कोयले की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ता है। यहाँ पे कोयला मदन व उसके दोस्त हैं और हंस कासू है। बच्चों की झुंड में जाकर हुक्म जताते हुए कासू कहता है, मुझे भी लड्डू दो। मदन उस झुंड का मुखिया था। मदन ने कहा, जा अपने बाप से मांग कर आ। खोखा जो अपनों से बड़ों पर आसानी से हाथ चला देता था, वो ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। खोखा की खुददारी मदन के आत्मसम्मान से टकराता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। दोस्तों, अगर लड़ाई महलों और झोपड़ी वालों के बीच हो तो जीत अक्सर महलों वालों की होती है, क्योंकि महलों वालों को मदद करने के लिए झोपड़ी वाले भी पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चे इतने समझदार नहीं होते। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि महल वालों की मदद करने चल देंगे। लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। 2 दांत इस बात का प्रतीक है कि एक कमजोर दिखने वाले इंसान पहली बार ताकतवर दिखने वाले का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। अब मदन के इस हिम्मत का अंजाम क्या होगा? पहली नजर में तो यही लगता है कि अब मदन व उसके परिवार वालों की खैर नहीं, लेकिन कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सेन साहब सबसे पहले गिरधर लाल को नौकरी छोड़ने को बोलते हैं और उसके परिवार के लिए जो घर मिला था वह भी छीन लिया जाता है। वही मदन शाम को घर लौटता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब मदन की कोई गलती नहीं थी तब तो वह उतना पिटा गया था, आज तो उसके कारण बड़ा नुकसान भी हुआ है। पिटना निश्चित था, इसलिए वह दबे पांव घर के अंदर घुसा। माँ पिताजी कमरे में कुछ बातचीत कर रहे थे। मदन उनकी बातों को कान डेर कर सुनने का प्रयास किया, लेकिन मदन के कोई काम की बात हो ही नहीं रही थी, इसलिए रसोई की तरफ मदन मुड़ जाता है। जैसे ही रसोई की तरफ मुड़ा, उसका पैर लोटे से टकरा गया और सबका ध्यान मदन की तरफ चला गया। मदन खड़ा होकर पीठ भींच लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिताजी अब मारेंगे, लेकिन गिरधर लाल पीटने के बजाय छाती से लगाकर गोद में उठा लेते हैं मदन को। अपना घर, नौकरी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी गिरधर लाल अपने बेटे को कहते हैं, शाबाश बेटा। एक पल में अपने बेटे में वह हिम्मत पाता है जिसे वह खुद शायद कभी नहीं दिखा पाया। मदन सिर्फ लट्टू नहीं, अपना आत्मसम्मान बचाया था। इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहले और सबसे जरूरी बात कि कभी कभी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही सही होता है, और दूसरी कि जब माता पिता ही बच्चों में भेदभाव करते हैं तो वह उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाते हैं।
और आखिर में असली दौलत पैसा या सामान नहीं बल्कि आत्मसम्मान होता है। और यह कहानी हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां इतने असमानता है, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़े होने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इस पर जरा विचार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।